नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी सहित कई कार्यकर्ताओं और नेता यहां पर मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत करी है। साथ ही आपको बता दें, उनकी ओर से कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमी वीकर सेशन हो 27% का आरक्षण यहाँ पर दिया है, जिसको लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी की लहर देखने को मिली है। नमस्कार। जैसा कि हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश गिरी जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी 2 दिन पूर्व ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्वर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने का काम किया है, यह इसका परिचायक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पूरा करते हुए बहुत ही बारीकी से भाई साहब ने समझाया और यहाँ के प्रदेश की भी राजनीति के बारे में इन्होंने आप लोगों का जितना भी समाधान हो सब किया। मैं एक विषय को थोड़ा इसलिए छूना चाहूंगा कि भाई साहब उसमें वहाँ पर बैठते हैं संसद में, आप लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह अपना कर सकते हैं कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब किसी विषय को संसद में बोलते हैं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। देहरादून में हरदा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार का आगाज किया है, जहां पर कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास ओल्ड मसूरी रोड पर चुनाव प्रचार अभियान को लेकर झंडारोहण किया। वहीं पर भारी बारिश के बावजूद भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर अपनी प्रतिबद्धता वहां पर दिखाई है। अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने अगस्त के पहले दिन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का उदाहरण देते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा को भी उत्तराखंड छोड़कर वापस जाना होगा। मुहिम की शुरुआत है और कार्यकर्ताओं का जोश इतनी भयंकर बारिश में एक बार की जब 1 इंच भी आगे का नहीं दिखाई दे रहा था, मूसलाधार बारिश थी यहाँ, उसके बावजूद जो है जिस तरीके से कार्यकर्ता साथी आए और उनका जो जोश है वो देखने लायक है। ये 2002 की याद दिला रहा है कि इतने बड़ी मात्रा में हमारा कार्यकर्ता एक छोटे से कॉल पे जुट जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और आम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस रूप में प्रतिसाद भी दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इस सरकार को, जो वर्तमान में सरकार है, इसको बदलने का काम करिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। इस जोश को देखते हुए ये निश्चित है कि ये जो आने वाला चुनाव है वो एक तरफा हमारे पक्ष में इसका रिजल्ट। खबर लस्कर से है, जहां पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर में प्रस्तावित 29 सड़कों का शिलान्यास किया है। विधायक चैंपियन ने बताया है कि उनके प्रस्ताव पर सरकार ने 34 सड़कों के लिए 9.9 करोड़ का बजट दिया है। रविवार को खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शेखपुरी में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी विधानसभा के नगरीय और देहात क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को दिया था। प्रस्ताव पर सरकार ने कुल 34 सड़कों के निर्माण को मंजूरी देते हुए उनके लिए 9.9 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। ऋषिकेश में कोयल घाटी में एम्स से जाने वाली सड़क एक बार फिर से जगह जगह से धंस गई है। सड़क धंसने से एक ट्रक पलटने से यहां पर बच गया। जानकारी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने सड़क धंसने के मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी यहां पर तलब किया। मौके पर सड़क की हालत दिखाकर सवाल जवाब भी उनकी ओर से किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के पास में कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के मामले में जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए।
देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है। ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते हुए मेरा आज मन बहुत दुखी है, और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। नंबर 20 में रोड बनती है, अभी 1 साल नहीं हुआ और जगह जगह ये जिस प्रकार से धंस रही है, ये बहाना कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो है पाइपलाइन है। देखिए, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब ये सड़क अपने NH से लगाकर और एम्स को कनेक्ट करती है जो ये रोड, इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने 3 बार अलग अलग टाइम पे मुख्यमंत्री कार्यालय में की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, न तो विभाग ने सुनी और न सरकार ने सुनी। अब मेरा सवाल तब भी ये था कि यदि सड़क की आप लिपापोती करके इसे ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क बनने के अगले दिन उधड़नी शुरू हो गई थी, जगह जगह से धंसनी शुरू हुई थी, तब मैंने इसकी शिकायत की थी और आपके चैनल के माध्यम से तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी। और तब मेरा केवल यही मांग थी कि उस ठेकेदार से रिकवरी की जाए, उन अधिकारियों से रिकवरी की जाए। लक्सर में पंजाब की महिला की करोड़ों रुपए की खेती की जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला रामप्यारी की 35 साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपी ने हाल ही में किसी दूसरी महिला को रामप्यारी बनाकर उसकी सैकड़ों बीघा जमीन कई लोगों को बेच दी गई। आपको बता दें कि अमृतसर निवासी रामप्यारी नामक महिला ने लक्सर के रामपुर रायघटी में सैकड़ों बीघा कृषि भूमि खरीद रखी थी। रामप्यारी की 1984 में मौत हो गई थी, जबकि उनके पति और एकमात्र बेटी की मृत्यु इससे पहले ही हो चुकी थी। तभी से रामपुर रायघटी की उनकी जमीन लावारिस पड़ी हुई थी। जांच के बाद में पुलिस ने आरोपी वेदपाल और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश पुलिस ने नशे के खिलाफ में अभियान चलाते हुए 25 पेटी देसी अवैध शराब सीज करी है और ये शराब पिकअप गाड़ी से ऋषिकेश लेकर जाई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक मनसा देवी फाटक गुमानीवाला के पास में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान में पिकअप कार को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने गाड़ी से 25 पेटी देसी शराब बरामद करी। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करे शराब तस्करी के प्रयुक्त वाहन को भी यहाँ पर सीज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए एसेंट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम यहां पर करवाया है, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और साथ ही नेटवर्किंग कोर्स का यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही डीएम मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता हासिल करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित करे, जबकि कोर्स करने वालों को रोजगार भी यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पर डीएम ने कहा कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी होगा। एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से उनको रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़गार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोज़गार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोजगार करना चाहते हैं परंतु 4 जुलाई को सूबे के मुखिया की शपथ लेने के बाद से पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो आए दिन जनता के हितों में कार्य करके साल 2022 को चुनावी धार देने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर अब सीएम धामी इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन करके चुनावी स्टॉक खेल रहे हैं। सीएम ने इन्वेस्टर समिट का दावा करके निवेशकों के सपनों को पंख लगाने का काम किया है। धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर जल्द ही मुख्य सचिव सभी उद्योगपतियों के साथ में गढ़वाल और कुमाऊं के चैंबर्स और उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, वो खुद भी सभी लोगों के साथ संवाद करेंगे। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सीएम धामी के पास में वक्त कम और काम ज्यादा है, जिसके चलते धामी जनता की नब्ज टटोलते हुए लगातार चुनावी पैच कस रहे हैं। और यही वजह है कि साल 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट को पूरा करने का दावा अब धामी सरकार कर रही है।
उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर लेके आएंगे और प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं या उद्योग धंधे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस से पूछना चाहती है, इससे पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इन्वेस्टर मीट किया था, करोड़ों रुपए यहाँ पे उनके आओ भगत में यहाँ पे खर्च किया था, कांग्रेस ये मांग करती है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे कितना इन्वेस्टर आया, कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला, कितने उद्योग धंधे प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो तब होता कि जब यहाँ प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर आता, कोई उद्योग धंधे लगते तो यहाँ का विकास भी होता। लेकिन आज चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करके जनता से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को मालूम है कि इन्होंने पिछले 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी काम नहीं किया। अभी जनता प्रदेश की बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने आपने जो वादे किए थे चुनाव में आने से पहले कि हम यहाँ पे बेरोजगारी हटाएंगे, यहाँ से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, यहाँ हम काला धन लेके आएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, ये जो आपने सारे मुद्दे जनता के सामने आप लेके आए थे और उनमें कोई भी काम नहीं हुआ। चुनाव आने वाला है तो मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करके प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। 2022 में जब उत्तराखंड के राज्य के अंदर जब चुनाव होगा, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। चूँकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर तैयार होना चाहिए और उत्तराखंड के अंदर हमारे पास बहुत लैंड बैंक है, उसकी हमने समीक्षा कर ली है। हम चाहते हैं कि देश विदेश से पूरी हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर अपना रोजगार उद्योग करने के लिए आएँ और जिससे कि हमें भी रेवेन्यू मिलेगा, उनका भी उद्योग अच्छा चलेगा। उसके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। मुख्य सचिव जल्दी ही सबको बुलाने वाले हैं, उनसे वार्ता करेंगे, उसके बाद मैं भी स्वयं सबसे वार्ता करूँगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य में अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को सोमवार से 2 शिफ्टों में खोला जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसमें ज्यादा छात्र वाले स्कूलों के प्रबंधक बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाने का आदेश यहां दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि एक पारी में सम और दूसरी पाली में विषम अनुक्रमांक वाले छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2 अगस्त से सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होगी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रही है। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने तंज कसा है। नरेश बंसल ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य होता है कि वो अच्छे से प्रयास करे, फिर चाहे सत्ता में हो या विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी भूमिकाओं में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। हर राजनीतिक दल का ये लक्ष्य होता है कि वो प्रयास करे। प्रयास करने के लिए लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं है, अच्छे से प्रयास करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सत्ता में रहें तो अच्छे से सत्ता चलानी चाहिए और विपक्ष में रहें तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस दोनों में फेल हुई है, ये सबने देखा है। उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद में पहली बार शादाब शम्स रुड़की में दरगाह शरीफ पिरान कलियर पहुंचे और चादर चढ़ाई है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों के लिए खुशियां और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करी। शादाब ने मौके पर तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और इस दौरान दरगाह के छोटे दुकानदारों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर शादाब शम्स को ज्ञापन दिए हैं, जिस पर शम्स ने सीएम से 3 दिन के अंदर कोरोना काल में बंद दुकानों को किराया बोर्ड द्वारा माफ करवाने का आश्वासन दिया है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पिरान कलियर दरगाह शरीफ को खोलने की इजाज़त दी, हम सब लोग अपनी हाजिरी के लिए यहाँ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मांगों को माना है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये उत्तराखंड सरसब्ज रहे। यहाँ आपदा का ये दौर इस वक्त चल रहा है, इस आपदा में हमारे लोगों की जिंदगी सलामत रहे। कोरोना की 3rd वेव आने वाली है, इस 3rd वेव में हम सब लोग बचे रहें, हमारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत हो सके। और पहाड़ में जिस तरह से ज़्यादा बारिश के कारण पहाड़ दरक जाता है, आपदा आ जाती है, उसमें हमारे उत्तराखंड के लोगों की जिंदगियों को ऊपर वाला सलामत रखे, इस दुआ के साथ हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे। विकासनगर जनपद के लोहारी गांव के लोग अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर 57 दिन से धरने पर बैठे हुए। वहीं पर बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मिले थे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ग्रामीणों को समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया था। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, ग्रामीणों की 216 बीघा जमीन इस डैम निर्माण में चली गई थी और लगभग डैम का कार्य 90% पूरा हो चुका है। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने जमीन के बदले उन्हें जमीन नहीं दी तो उग्र आंदोलन ग्रामीणों की ओर से किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक मैसेज नहीं आया है। कल हम माननीय विधायक चक्राता श्री प्रीतम सिंह जी और पूर्व खेल राज्य मंत्री नारायण सिंह राणा जी, उनके नेतृत्व में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी के पास गया था। तो उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा दिया है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है डीएम साहब ने। बैरीनाग तहसील मुख्यालय में 4 किलोमीटर दूर गराव गांव के सोबन राम ने अपने बेटे सूरज को 2 साल पहले मुंबई में इसलिए भेजा था कि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। पिछले 2 साल सोबन राम का परिवार भी मुसीबत से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था कि 17 जुलाई को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेल पुलिस मुंबई के द्वारा सूचना दी गई कि बाजू वाले ब्रिज के पास में उनके 21 वर्षीय बेटे सूरज कुमार का शव मिला है। युवा बेटे की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है। फिलहाल परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल और सांसद अजय टमटा को पत्र भेजकर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की गुहार परिवार की ओर से लगाई गई है। मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, हमको न्याय चाहिए। ये लड़की भी यहीं रहती है, उसका भी नहीं है पति, कहाँ जाती है वो भी। 5 साल हो गए उसके भी यहाँ रहने। वो बात की हमने अपने भाई से 16 तारीख के बाद मालिक ने बोला, 18 तारीख को पता चला, मतलब मालिक से पूछा हमने कि मालिक ये बोल रहा था तुम्हारा भाई तो 2 दिन पहले ही आ गया था।
फिर मम्मी ने फ़ोन लगाया तो मालिक बोला कि तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। और क्या कहते हैं, उसी टाइम मम्मी ने फिर बात की कि हाँ मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला। नैनीताल में लगे खूपी गांव के लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल लोगों को बरसात से नाले में हो रहे भूस्खलन का डर है। ग्रामीणों ने बताया है कि खूपी गांव के नेशनल हाईवे में नाली बंद होने से सड़क का पानी गांव में आ रहा है, जिससे गांव के नीचे बहने वाले नाले का बरसात में बहाव और भी तेज हो जाता है, जिससे लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में बसे इस छोटे से गाँव के आसपास खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा इतने दिनों से हो रहे बरसात से भूस्खलन से पहाड़ भी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है, जिससे घरों समेत सीसी मार्ग और दूसरी जगहों में भी दरारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि क्षेत्र के कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर पनाह लेने के लिए मजबूर है। वहीं पर क्षेत्रवासियों का यह आरोप है कि यहाँ पर हर साल नेता और अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर भूस्खलन को रोकने के लिए किसी भी नेता या अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।